शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो जो कल टेस्ट होगा उस आज उससे संबंधित कुछ रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से भी और बायो से भी, जिससे कि एक मोटा मोटी तुमको जो है रिवीजन भी हो जाया करेगा बीच बीच में। तो टेस्ट से पहले यही किया करेंगे कि जितना भी कराया है उतना पूरा आधे घंटे 15 घंटे में पूरा रिवाइज करा दिया अपने। तो हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास का रिवाइज करेंगे अभी। आधुनिक भारत का इतिहास। रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा में। अगर रिवीजन करके जाते हो तो एक तो कॉन्फिडेंस बनता है, और दूसरी बात जो है चूँकि ये मल्टीपल चॉइस वाले पेपर होते हैं ना जिसमें टिक लगाने वाले, तो इसमें सिलेबस का कोई ओर छोर नहीं है, कहीं से भी प्रश्न बना सकते हैं। तो इसलिए जब रिवाइज रहेगा तो कम से कम जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से हमको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। जब टेस्ट दे लोगे तो मैं उस टेस्ट का जो पेपर होगा उसको मैं यहाँ पर जब एनालाइज कराऊंगा, आपके सामने विश्लेषण कराऊंगा, तो बताऊंगा किस तरीके से हमको कौन से प्रश्न में कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, ठीक है। प्रश्नों को पहचानने, क्योंकि देखो ज्ञान किसी का भी जो है परफेक्ट नहीं होता, एकदम परिपक्व ज्ञान किसी को नहीं मिलता है। कि चाहो कि अगर हमको किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट ज्ञान हो जाए, तो किसी भी इंसान को आज तक नहीं हुआ है ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान नहीं हुआ है। और इतने ही ज्ञान में लोग IAS बनते हैं, इतने ही ज्ञान में लोग दरोगा बनते हैं, इतने ही ज्ञान में लोग जो है सरकारी नौकरी या कहीं भी सफल होते हैं। जितना ज्ञान लोगों को है उतने में ही। बस क्या होता है कि टैक्ट लगाना पड़ता है। टैक्ट मतलब जुगाड़ करना पड़ता है। पेपर में क्या करना पड़ता है? जुगाड़ करना पड़ता है कि एन केन जो है हमारे प्रश्न क्या हो जाए, ज़्यादातर सही हो जाए, ठीक है। तो जुगाड़ करने की विधि क्या है? जैसे मैं बताता हूँ कि कोई प्रश्न है, जैसे उसका ऑप्शन A है, B है, C है, D है, और 4 ऑप्शन आते हैं A B C D है। तो उसमें पहली बात तो प्रश्न जो भी होगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारे सिलेबस को टच करता हुआ होगा और सिलेबस को आपने पढ़ा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न सिलेबस से तो पढ़ा हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाया गया है वो तुमने नहीं पढ़ा है। तो उसमें क्या किया जाता है, फिर उसमें एलिमिनेशन पद्धति अपनाई जाती है। मतलब आप पीछे से शुरू करो कि जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों, क्या मतलब जो ये वाला ऑप्शन है या B वाला है, C वाला है, D वाला, ये ऑप्शन क्या हमारे इस प्रश्न को सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या? अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको क्रॉस मारो। फिर दूसरे ऑप्शन पे चलो, वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, क्रॉस करो। तो इस तरीके से 2 कट जाएंगे, 50-50 बचते हैं। तो 50-50 में आता है प्रायिकता, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रायिकता ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यही चीज़ होता है कि इसमें जो है 50-50 का चांस होता है, सही भी होगा और नहीं भी सही होगा। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको 100% पता ही हैं। तो ऐसे करके जो है जो 100% पता होते हैं उसमें जो है ज़्यादा लोग होते हैं जिनको पता होता है। सामान्य प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं किसी पेपर में, तो उसमें क्या होता है कि 150 में 70-80 प्रश्न ऐसे होंगे, 60 प्रश्न ऐसे होंगे, 50% ऐसे होंगे जो सभी को पता होगा। अमूमन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता होगा कि इनका ये आंसर होगा। बाकी बचते हैं आधे प्रश्न। तो आधे प्रश्नों में आधे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिसमें आप 50-50 कर सकते हो, जिसको आप प्रायिकता के आधार पर यानी प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप 50-50 पे ले जा सकते हो। और बाकी फिर अगर नेगेटिव मार्क है तो तुक्का मारना ही नहीं है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में नेगेटिव मार्क होता है ना, तुक्का मारोगे, एक गलत करोगे तो उसकी जगह सही वाला भी नंबर कट जाता है। तो तुक्केबाजी नहीं चलती है परीक्षाओं में। तो ऐसे आपको छोड़ना है, 100% तो अटैम्प्ट नहीं करना है। लेकिन हम जो अभी टेस्ट रखेंगे बिना नेगेटिव मार्किंग का रहेगा, ठीक है। तो उसको मैंने बाकायदा उसी पैटर्न पे टाइप करवा करके प्रिंट करवा लिया है। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, भारत में जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत की थी, ठीक है। हालांकि प्रश्न यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले हमने एक पेपर लिया था, उसमें आधुनिक भारत के बहुत सारे पोर्शन से प्रश्न ले लिया था, लेकिन पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग यहाँ। तो प्रश्न मतलब भारत में कौन, यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू होता है। यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू होता है, तभी से क्या हो जाता है, भारत में आधुनिक भारत प्रारंभ हो जाता है।
आधुनिक भारत। और ये सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों में कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आता है? 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा। भारत में कौन आता है सबसे पहले? वास्को डी गामा। कालीकट के तट पे आता है। कहाँ पर आता है? कालीकट। केरल में एक स्थान है कालीकट। कालीकट भी क्या है? एक छोटा सा राज्य था। केरल में एक छोटा सा राज्य था कालीकट। और कालीकट में भी एक बंदरगाह था कप्पक डाबू। क्या नाम मैंने बताया था? कप्पक डाबू। कप्पक डाबू। तो कभी कभी अंदर घुस करके पूछ लेता है कि कौन से बंदरगाह पे आया था, तो कप्पक डाबू पर आया था। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ठीक है। तो वास्को डी गामा के आने के साथ में ही भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हो जाता है। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। डच के बाद कौन आते हैं? ब्रिटिश आते हैं। और ब्रिटिश के बाद वैसे तो मुख्य रूप से फ्रेंच आते हैं। डेनिश वेनिश छोड़ दो। यहाँ पर हम लोग जो है मोटा मोटी महत्वपूर्ण चीज़ों को रिवाइज करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो ये क्रम रहता है। सबसे लास्ट में कौन आते हैं? फ्रेंच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। ठीक है। ये क्रम रहता है। जो 4 महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जो भारत में आती हैं। इसके अलावा डेनिश भी आते हैं, लेकिन वो सब इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा आया। और इसके बाद में कौन आता है? यहाँ से वास्को डी गामा ने आया, लेकिन पुर्तगाली शक्ति को कौन स्थापित करता है भारत में? अल्बुकर्क। कौन स्थापित करता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क क्या था? गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। पुर्तगाली गवर्नर था भारत में, जिसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या किया? स्थापना की। व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए थे। तो गवर्नर का मतलब ये होता था कि जहाँ जहाँ भी पुर्तगाली लोग रह रहे हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन बस्तियों में इन्होंने क्या किया था? अपनी बस्ती बना ली, कॉलोनी बसाई थी। ठीक। कि तट के सहारे, मोस्टली कहाँ रहते थे? तटों के सहारे रहते थे। तो तटों के सहारे ये बस्ती कॉलोनी बनाकर रहने लगते थे। फिर उन कॉलोनी में रहने वाले लोगों का व्यापार कैसे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक उनका क्या होता था? मुखिया होता था, जिसको क्या कहा जाता था? गवर्नर। जिसको क्या कहा जाता था? गवर्नर। ठीक। तो अल्बुकर्क जो है वास्तविक शक्ति का क्या था? वास्तविक शक्ति को स्थापित किया था। पुर्तगाली शक्ति को वास्तविक रूप से स्थापित किया था अल्बुकर्क ने। इसके बाद में एक अल्मीडा का नाम आपने सुना होगा। अल्मीडा, इसके लिए, ये किस लिए जाना जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है कौन? अल्मीडा। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि भारत में ब्लू वाटर, शांत जल की नीति किसने शुरू की थी? अल्मीडा ने। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा ने। ठीक। और ये तो हो गए इनसे पुर्तगालियों से महत्वपूर्ण चीज़ें। और इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस दिया था। 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने ही। गोवा यहाँ पर, गोवा में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में स्थापित होता है। किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है। और इसके अलावा जो आज हम आलू खाते हैं, ये पुर्तगालियों की देन है। जो खैनी रगड़ते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की। मक्का जो खाते हैं, ये सब पुर्तगालियों की देन है। ये सब मध्य अमेरिका से ये सब लेकर आए थे, मक्का वगैरह। कौन? पुर्तगाली लाए थे। तो भारत में आलू वगैरह ये सब, इन सब से परिचित किसने कराया था? पुर्तगालियों ने कराया था। ठीक है। तब से हम लोग लगातार आलू खाए जा रहे हैं। आलू के तरीके से जो है गोल और मटोल होते जा रहे हैं, आलू खा करके। ठीक है। तो ये तो पुर्तगाली शक्ति हो गई, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। डच आते हैं। ठीक है। और डच में सबसे महत्वपूर्ण इनका क्या होता है? एक बेदरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बेदरा का। इस कंपनी स्थापित हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। कब स्थापित हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को। कहाँ पर स्थापित हुई थी? लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक। और भारत में जल के रास्ते पहला ब्रिटिशर्स कौन आता है? 1608 ईस्वी में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कुकर से याद रखो, मैंने इसे पढ़ाया था ना। कुकर आता है ना, हॉकिंस का कुकर आता है। तो ऐसे याद रखो कि अंग्रेज़ जो है कुकर लेकर आ गए। 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ क्या, कौन से कुकर लाए? हॉकिंस कुकर लेकर आए। तो हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में कहाँ आता है? भारत आता है। कहाँ पर आता है? भारत। सूरत बंदरगाह पे उतरता है। कहाँ उतरता है? सूरत बंदरगाह पर। और इस समय मुगल सम्राट कौन था? वैसे जब चला था वहाँ पर जो है जेम्स प्रथम का आदेश लेकर आता है, फरमान लेकर आता है कि भारत में हम व्यापार करेंगे। तब उस समय भारत में अकबर का शासन था।
लेकिन जब पहुंचता है 1608 में, क्योंकि समुद्र से यात्रा करते हुए साल भर लग जाता है, लगभग 7-8 महीने लग जाता है। जब भारत में प्रवेश करता है, यहाँ आता है, तो पता चलता है यहाँ जहांगीर है। कौन है राजा? जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर है। तो जहांगीर के दरबार में जाता है आगरा। जहांगीर कहाँ बैठा होता है? आगरा। तो जहांगीर के दरबार आगरा पहुंचता है और वहाँ पर जा कर के जो है वो फारसी वारसी सीख करके आता है, फारसी और ये सब भाषा बोलता है। तो बड़ा खुश हो जाता है जहांगीर और कहता है तुम इंग्लिश खान हो। तुम कौन हो? इंग्लिश खान। तो इंग्लिश खान की उपाधि देता है, मनसब दे देता है। मनसब मतलब घोड़े और सवार दे देता है, जात और सवार दे देता है। किसको? जो है इंग्लिश खान को, यानी कि कैप्टन हॉकिंस को। ठीक। तो 1608 की बात हो गई। और 1611 ईस्वी में जो है मछलीपट्टनम में इन्होंने एक अस्थायी कारखाना खोला था। कहाँ? मसूलीपट्टनम। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खोला 1611 में। और 1613 में सूरत में इन्होंने एक स्थायी कारखाना खोला। कहाँ? सूरत में, 1613 में। ठीक। और 1615 ईस्वी में कौन आता है इसके बाद में? दोबारा आता है 1615 में। कौन आता है हॉकिंस के बाद में? सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। तो इन दोनों के नाम याद रखने हैं। सर टॉमस रो कब आता है? 1615 में आता है। और उस समय भी कौन था? मुग़ल सम्राट जहांगीर। और इसकी मुलाकात होती है अजमेर में। अजमेर में जाता है, उससे मिलता है। जहांगीर से टॉमस रो की मुलाकात कहाँ होती है? अजमेर में। ठीक है। तो ये 1615 की बात होगी। इसके बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पर अपना जो है कंपनी स्थापित करने शुरू कर दी, व्यापार करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या किया इन्होंने? कई क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। कारखाना का मतलब ये नहीं, प्रोडक्शन हाउस नहीं होते थे। कारखाना हम लोग ये होता है ना, फैक्ट्री जहाँ प्रोडक्शन होता है उसी को कहते हैं ना। तो इनकी फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था। इनकी फैक्ट्री का मतलब ये था कि इन्होंने अपना एक किला उला बना लिया और उसमें जो सामान लाते थे देश के अंदर से जो सामान लाते थे, तट के सहारे क्या करते थे, जहाँ फैक्ट्री इनकी होती थी उसमें लाकर इकट्ठा रखते थे और फिर वहाँ से जहाज़ पे लाद करके इंग्लैंड ले जाते थे। और उसके आसपास कुछ लोग रहने लगते थे, अंग्रेज़ वहाँ पर बस्ती बसा करके रहने लगते थे। तो उसी को कहा जाता है जो है अंग्रेज़ बस्ती या फिर कारखाना या फैक्ट्री। ठीक है, ये शब्द है। फैक्ट्री मतलब वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था कि वहाँ उत्पादन हो रहा है। उत्पादन तो इंग्लैंड में हो रहा है। यहाँ सामान लाद करके कच्चा माल कहाँ ले जाते थे? इंग्लैंड। और वहाँ फैक्ट्री लगी थी, वहाँ उत्पादन होता था। लेकिन यहाँ पर इनकी फैक्ट्री जो होती थी वो एक तरीके से क्या थी, जो गोदाम टाइप का था। क्या था? गोदाम टाइप का था। तो इस तरीके से इन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद में कौन आते हैं? फ्रेंच आते हैं। कौन आते हैं? हाँ, 1664 में फ्रेंच आते हैं। ठीक। तो फ्रेंच ने जो है सबसे आखिरी में आते हैं। सबसे पहला कौन आता है? पुर्तगाली। और सबसे आखिरी में कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं, फ्रेंच आते हैं। ठीक। अब इसके अलावा जो है भारत में इधर अब मुग़ल साम्राज्य का क्या हो रहा था? पतन शुरू हो रहा था। मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुग़ल सम्राट अपने पतन अवस्था में था। यहाँ पर जहांगीर के बाद से और औरंगजेब तक तो इन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ अंग्रेज़ों को व्यापार तक ही करने दिया। औरंगजेब के साथ कई झड़प भी हुई थी, शाहजहाँ के साथ भी झड़प हुई थी जब ये ज़्यादा कुछ करते थे। तो आपने देखा यहाँ पर जो फुल्टा द्वीप, फीवर द्वीप, यहाँ पर अंग्रेज़ों को भगा दिया गया। मुख्य भाग से फुल्टा द्वीप, फीवर द्वीप पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में इन्होंने जो है वहाँ पर शरण लिया था। तो तब इन लोगों को मार करके भगा दिया जाता था। लेकिन जब परवर्ती शासक आए, मुग़ल शासक जो परवर्ती शासक हुए, वो क्या हो गए? कमज़ोर सिद्ध हुए। वो कमज़ोर सिद्ध हुए, जिसमें हम लोगों ने देखा था औरंगजेब के बाद जो है परवर्ती शासक पहला कौन आता है? बहादुर शाह। कौन आता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। और इसके बाद में कौन आता है? जहांदार शाह। जहांदार शाह आता है। ठीक है। जहांदार शाह के बाद में फर्रुख शियर आता है। कौन आता है? फर्रुख शियर। ये तो याद होना चाहिए, फर्रुख शियर। और फर्रुख शियर के बाद में कौन आता है? दो आते हैं, रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दरजाद, जो 5-5, 6-6 महीने तक रहते हैं। रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दरजाद। इसके बाद में रंगीला आता है। कौन आता है? रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। और रंगीला के बाद में कौन आता है? अहमद शाह। कौन आता है? अहमद शाह। ठीक है। अहमद शाह के बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। कौन आते हैं? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। और इसके बाद में आते हैं शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और फिर आते हैं अकबर द्वितीय। कौन आते हैं? अकबर द्वितीय।
और अकबर द्वितीय के बाद में उनका बेटा आता है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह प्रथम से शुरू हुआ था और बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र के नाम से आखिरी, बहादुर शाह जफ़र या उसको बहादुर शाह द्वितीय कहा गया है। और सबसे आखिरी जो है मुग़ल शासक था। इसी के समय 1857 का क्या होता है, विद्रोह होता है। किसके समय, जफ़र के समय। किसके समय में, बहादुर शाह जफ़र। जफ़र उसकी टाइटल थी, जफ़र उसका क्या था। अब इसमें देखा होगा इतने मूर्ख, इतने बेवकूफ़ राजा हुए, किसी को लंपट मूर्ख कहा गया, किसी को घृणित कायर कहा गया। ये सब देख लेना जो है PDF में कौन किसको क्या कहा गया। लेकिन यहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूँ एक तरीके से कि ये क्या थे, बहुत ज़्यादा नकारा सिद्ध हुए। ये सब क्या हुए, बहुत ज़्यादा नकारा सिद्ध हुए। तो परवर्ती शासक जब नकारा सिद्ध होते हैं तो जो केंद्रीय सत्ता है वो क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है। केंद्रीय सत्ता कौन थी, मुग़ल। केंद्रीय सत्ता कौन थी, मुग़ल। और मुग़ल शासक क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। तो मुग़ल शासक कमज़ोर हो गया और मुग़ल किस में बटा था, सूबों में बटा था। मुग़ल किस में बटा था, सूबों में। जो आज राज्य हैं इसी को क्या कहते थे, सूबा कहते थे। तो राज्य जो आज के वर्तमान के ही यही राज्य उस समय क्या कहलाते थे, सूबा कहलाते थे। ठीक। और उनकी राजधानी दिल्ली और आगरा हुआ करती थी इनकी। तो अब जो सूबे के सूबेदार थे, सूबे के सूबेदार जो थे वो क्या कर लिए, अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। राजा से क्या कर लिए, अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से जब परवर्ती कमज़ोर शासक हुए तो उसमें फिर क्या हुए, बहुत सारे स्थानीय शासक सत्ता में आते हैं। स्वायत्त शासक क्या होते हैं, अस्तित्व में आते हैं। जिसमें देखा आपने हैदराबाद की स्थापना होती है। कौन से शासक आते हैं, जैसे हैदराबाद स्थापित होता है। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, हाँ, चिनकिलिच खां या फिर निज़ाम उल मुल्क। इसका नाम क्या था, निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क या हाँ 1724 में निज़ाम उल मुल्क या चिनकिलिच खां, इसकी उपाधि भी थी, दोनों उपाधियाँ हैं, चिनकिलिच खां। तो इसने हैदराबाद की क्या की थी, स्थापना की थी। और किसके समय में, रंगीला के समय में। किसके समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और इसी तरीके से आप अवध देखते हो, अवध भी अलग स्वतंत्र हो जाता है सआदत अली की खां के नेतृत्व में। किसके, सआदत अली के नेतृत्व में अवध अलग हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा आपका बंगाल अलग हो जाता है मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। बंगाल किसके नेतृत्व में, मुर्शीद कुली खां। तो यहाँ से मिलान करने के लिए आ जाता है। हाँ, और इसके अलावा मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में। मैसूर किसके नेतृत्व में, हैदर अली के नेतृत्व में। ठीक है। इसके अलावा आपका कर्नाटक भी है, सादतुल्ला, बिल्कुल सही, कर्नाटक सादुतुल्ला के नेतृत्व में अलग हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे राज्य, ऐसे ही पंजाब है। पंजाब, हालांकि पंजाब जो है इसकी एक अलग ही कहानी थी। ठीक है, मराठों की अलग ही कहानी थी। तो ये नए नए राज्य, जैसे मराठा है, और मराठा जो है शिवाजी के नेतृत्व में स्थापित होता है। मराठा साम्राज्य किसके नेतृत्व में स्थापित होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। फिर बाद में एक जो है छत्रपति आता है, साहू जी महाराज। कौन आते हैं, साहू जी महाराज। तो साहू जी महाराज के समय में मुखिया कौन बन जाता है, पेशवा। कौन बन जाता है, पेशवा। तो पेशवाई शुरू हो जाता है। साहू जी महाराज से क्या शुरू हो जाती है, पेशवाई। छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा थे जिन्होंने क्या स्थापित किया था, मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य की जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ, हाँ, साहू जी के समय, साहू जी के समय। ठीक है, साहू जी के समय। देखो यहाँ पर मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है शिवाजी के समय में होती है। और शिवाजी के क्या थे, अष्टप्रधान थे। शिवाजी के क्या थे, ये वाला पूरा क्षेत्र कहलाता था मराठा साम्राज्य। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, मराठा साम्राज्य। तो इसमें जो है शिवाजी के मंत्रियों की एक परिषद थी, 8 मंत्रियों के समूह को क्या कहा था, अष्टप्रधान। क्या कहा गया, अष्ट। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि अष्टप्रधान कौन थे, 8 मंत्रियों का समूह था। और किसका था, शिवाजी का। शिवाजी ने स्थापित किया था 8 मंत्रियों के समूह को क्या कहा गया, अष्टप्रधान। जिसमें प्रधानमंत्री भी होता था और एक पेशवा होता था। एक कौन होता था, पेशवा। और यही पेशवा जा करके साहू जी महाराज के समय, जब साहू जी क्या थे, छत्रपति थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज के समय में पेशवा क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। पेशवा क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली। तो इसी में जो पहला शक्तिशाली पेशवा उभर कर आता है, कौन आता है, हाँ, बालाजी विश्वनाथ।
तो बालाजी विश्वनाथ पहला जो पेशवा। तो इस तरीके से पेशवाओं के समय में मराठे जो है अपना स्वतंत्र रहते हैं, और इन लोगों ने अंग्रेज़ों को छकाया, मुगलों को छकाया, सबको छकाया, किसको सबको परेशान किया था, ठीक है। तो इस तरीके से मराठा साम्राज्य जो है स्थापित होता है। तो धीरे धीरे ये सारे क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। इनको अब एक नज़र में हम जो है देखते चलते हैं कैसे कैसे। जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद का निज़ाम कहलाता था, क्योंकि स्थापना किसने की थी, निज़ाम ने, निज़ामुल मुल्क ने स्थापना की थी। तो हैदराबाद के शासक क्या कहलाते थे, निज़ाम कहलाते थे। हैदराबाद के शासक को क्या कहा गया, निज़ाम कहा गया, ठीक है। और इसको जो है 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत इसे किस में मिला लिया गया, अंग्रेज़ों ने मिला लिया अपने राज्य, मतलब अपने रियासत में मिला लिया। जो अंग्रेजी राज थी उसमें मिला लिया हैदराबाद को 1798। तो यहाँ से याद रखना है। और ये कौन था सहायक संधि लाने वाला, बेलेजली था। कौन था, बेलेजली था, ठीक है। और इसके अलावा जो अवध है, अवध के साथ में जो है सहायक संधि 1801 ईस्वी में होती है। पहली सहायक संधि कब होती है, 1801 ईस्वी में। और इसके बाद में अवध को हड़प लिया जाता है। हड़प नीति कौन लेके आता है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लेके आता है। और इसे 1856 में क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। और किस कारण से हड़पा जाता है, कौन सा आरोप लगाया जाता है इस पर, कुशासन का आरोप। तो कौन सा आरोप लगाया जाता है, कुशासन का आरोप। अर्थात कुशासन का मतलब शासन अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ जो रेजिडेंट बैठाए जाते थे, रेजिडेंट मतलब क्या होते थे, शासन सत्ता में जो है अंग्रेज क्या करते थे, अपना सहायक संधि के तहत अपना एक रेजिडेंट, अपना अधिकारी नियुक्त कर देते थे। सभा में बैठता था अधिकारी और वो जो है वाच करता था, देखता था। तो इस तरीके से उसने एक रिपोर्ट तैयार कर दी कि अवध में जो है शासन अच्छा नहीं। वाजिद अली शाह जो उस समय आखिरी शासक था, तो उसमें कहा कि कुशासन है, मतलब यहाँ पर जनता जो है परेशान है, जो है बहुत ज़्यादा जो है सूखा पड़ रहा है, सब कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में इसको क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। और बंगाल में हम देखते हैं 2 युद्ध महत्वपूर्ण हैं। बंगाल में प्लासी का, सिराजुद्दौला के समय क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है, 1757 में, 20 जून 1757। तो इसको तारीख सहित याद रखना है। 20 जून 1757 को क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। एक तरफ सिराजुद्दौला रहता है और दूसरी तरफ क्लाइव रहता है। दूसरी तरफ कौन रहता है, अंग्रेज़ों की तरफ क्लाइव रहता है। और बंगाल का नवाब उसमें कौन था, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी ब्लैक हॉल की। कौन सी, ब्लैक हॉल की घटना, ठीक है। तो ब्लैक हॉल की घटना 1 साल पहले होती है, जो कि 1756 में होती है। और 1756 में ब्लैक होल की घटना घटित होती है। उसके 1 साल बाद ही 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध जो होता है, इसमें अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। अंग्रेज़ जो है विजयी हो जाते हैं। कारण क्या था कि सिराजुद्दौला के जितने भी मंत्री और सेनापति थे, सब किससे मिल जाते हैं, क्लाइव से मिल जाते हैं। तो ये युद्ध लड़ा नहीं गया था, बल्कि छल से जीता गया। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, ये छल कपट से जीता गया था। इसके बाद 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। कौन सा, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। सितंबर 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। 23 सितंबर 1764 को होता है कौन सा, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। यही भारत में ये निर्णित करता है कि अब जो है भारत में शासन सत्ता कौन संभालेगा। यानी कि मुग़ल ख़त्म, मराठा कमज़ोर, और शासन सत्ता कौन संभालेगा, अंग्रेज़ संभालेंगे। कौन संभालेंगे, अंग्रेज़। तो ये युद्ध किन किन के बीच में होता है। यहाँ पर अभी मीर जाफ़र, वैसे यहाँ का क्या था, बंगाल का नवाब था, लेकिन मीर कासिम को हटा करके बनाया था ना मीर जाफ़र को। तो मीर कासिम को जब हटाया तो गुस्से में चला गया कहाँ, अवध के नवाब के पास में। कहाँ चला गया, अवध के नवाब के पास में। और अवध के नवाब के यहाँ कौन बैठा था, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय बैठा था। कौन बैठा था, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय। तो अवध का नवाब कौन था उस समय, शुजाउद्दौला। कौन था, शुजाउद्दौला। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं भिड़ती हैं कहाँ पर, बक्सर के मैदान में। कहाँ भिड़ती हैं, बक्सर के मैदान में, जो बिहार का बक्सर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भिड़ती हैं। और दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। तो ये एक्चुअल लड़ा गया युद्ध था। बक्सर का युद्ध वास्तविक रूप से लड़ा गया क्या था, युद्ध था, जिसमें दोनों तरफ की सेनाएं लड़ी थीं, ठीक है। लेकिन प्लासी तो छल से जीता गया था। तो इसे जीता जब अंग्रेज़ों ने, तो ये निश्चित हो गया था कि यह भारत में कौन शासन करेगा।
ठीक। तो बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है और बंगाल को क्या कर लेते हैं, फाइनली जीत लेते हैं, अंग्रेज बंगाल को फाइनली जीत लेते हैं। फिर बक्सर के युद्ध के बाद ही 1765 ईस्वी एक महत्वपूर्ण है, जो 2 संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की 2 संधि, एक अवध के नवाब के साथ होती है और एक होती है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में होती है। और इसी के साथ मुग़ल बादशाह के साथ ही जो है संधि करके दीवानी मिल जाती है। कहाँ की दीवानी? बंगाल की, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल तीनों शामिल थे। बंगाल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों शामिल होते हैं। तो बंगाल की दीवानी किससे प्राप्त होती है? मुग़ल बादशाह से। किससे प्राप्त होती है? मुग़ल बादशाह से बंगाल की क्या प्राप्त हो जाती है? दीवानी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाल को जीता। अब इसके अलावा जो है मैसूर को कैसे जीतते हैं? मैसूर में कितने युद्ध करते हैं? 4 मैसूर होते हैं, ये युद्ध याद रखना है। मैसूर में कितने युद्ध होते हैं? 4 आंग्ल मैसूर होते हैं। और कर्नाटक वार कितने होते हैं? 3। कर्नाटक वार किन के बीच में होते हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। किसके बीच होते हैं? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक वार होते हैं, जिसमें पहला कर्नाटक वार क्यों होता है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। और दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों होता है? भारत में हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर। और तीसरा युद्ध होता है यूरोप में, सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। यूरोप में क्या छिड़ता है? सप्तवर्षीय युद्ध। तो 3 कर्नाटक वार होते हैं और लास्ट में तीसरे कर्नाटक वार में जो है समेट देते हैं किसको? फ्रांसीसियों को समेट देते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर जो मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर तो मैसूर है ही। मैसूर राज्य की स्थापना सबसे पहले देख लो कौन करता है? हैदर अली करता है। कौन करता है? हैदर अली। तो यहाँ से भी प्रश्न, देख छोटे एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं कि मैसूर राज्य के संस्थापक कौन था? हैदर अली। तो हैदर अली ने स्थापना की और उसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। तो पहला युद्ध और दूसरा युद्ध बीच में मारा जाता है, दूसरे युद्ध के बीच में कौन मारा जाता है? हैदर अली। आंग्ल मैसूर युद्ध 2 युद्ध हुए, किसके साथ में? हैदर अली के साथ में, अंग्रेजों के साथ और हैदर अली। तो पहला युद्ध हैदर अली जीतता है, ठीक है, और दूसरे युद्ध में मारा जाता है हैदर अली, ठीक है। और फिर जब मारा जाता है तो उसका बेटा आ जाता है टीपू सुल्तान। तो दूसरा आधा युद्ध टीपू सुल्तान के समय होता है, फिर तीसरा पूरा युद्ध होता है, फिर चौथा युद्ध होता है और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है और युद्ध हो जाता है ख़त्म। और युद्ध ख़त्म होने के बाद जो है अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया मैसूर पर 1799 में। तो एक लेकिन राजा तो ख़त्म मैसूर का, तो मैसूर में जो है सहायक संधि करते हैं, लेकिन किसके साथ करते हैं? वडियार वंश के साथ में। अंग्रेज़ों ने एक चाल खेली कि यहाँ पर जो है पुराना वंश क्या था? वडियार वंश था। उसी को तो उसी वडियार वंश को ही तो इसने जीत करके हैदर अली ने और जो है मैसूर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। हाँ, और फिर बाद में एक छोटे से बच्चे, अल्पवयस्क बच्चे को अंग्रेज बैठा देते हैं मैसूर की गद्दी पर और उससे कहते हैं तुमसे हम सहायक संधि कर रहे हैं। कितने चालाक थे, कितना बड़ा बच्चा बैठा हुआ 4 साल का, उससे कह रहे हैं तुमसे हम क्या कर रहे हैं? सहायक संधि कर रहे हैं। तो उससे वो सहायक संधि करते हैं। कब करते हैं? 1799। तो पहली सहायक संधि की थी 1798 में। किसके साथ में की थी? हैदराबाद के साथ में। अभी बताया ना, हैदराबाद राज्य के साथ में पहली सहायक संधि की थी 1798 और दूसरी सहायक संधि किसके साथ करते हैं? मैसूर के साथ में करते हैं। किसके साथ करते हैं? मैसूर के साथ में करते हैं। तो ये 2 याद रखना है, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो ये 2 याद रखना है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने अभी यहाँ मैसूर को भी मिला लिया अपने राज्य में। और कर्नाटक तो पहले से ही था ही, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो रहा था, उसको जीत ही लिया था। बाकी यहाँ कर्नाटक में जो है जब ये मैसूर के साथ युद्ध हो रहे थे, वो जो है तो वहाँ जब उस लगभग शुरू से ही सहयोग में रहा है, कर्नाटक का शासक शुरू से ही लगभग क्या रहा है? अंग्रेज़ों के फेवर में रहा है। तो कर्नाटक को जो है मिलाकर ही चल रहे हैं, यहाँ भी जो है सहायक संधि करते हैं। तो इस तरीके से इन राज्यों को क्या करते हैं? ये जीतते चले जाते हैं। अब बात करें हम अगर पंजाब की, तो पंजाब में मैंने एक बताई थी कि यहाँ पर जो है एक नए धर्म की स्थापना होती है, सिख धर्म की। सिख धर्म, और उसके कितने गुरु होते हैं? 10 गुरु होते हैं। पहले गुरु का क्या नाम था? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। और आखिरी गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद में गुरु परंपरा ख़त्म कर देते हैं गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि यहाँ भी राजनीति आ जाती है। अब गुरु बनने के लिए बड़ा मार कटौवल होने लगता है। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि अब गुरु परंपरा को क्या करते हैं? हम समाप्त करते हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहब है उसी को क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा। जो इनका जो पवित्र ग्रंथ है, जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहा गया है, क्या कहा गया है? गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में। किसने खोजा था गुरुमुखी लिपि?
गुरु अंगद देव ने, ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। तो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है क्या, जो है गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहब को अब क्या माना गया, गुरु माना गया। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी इनके गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति हमेशा ग्रंथ को पढ़ता रहता है, जो उनके गुरु है उस ग्रंथ को हमेशा एक बच्चा बैठ करके या व्यक्ति कोई बैठ करके उसका वाचन करता रहता है, पढ़ता रहता है, ठीक। तो वो वही गद्दी पर विराजमान होते हैं, गुरु साहब वही ग्रंथ हैं जो क्या है, गद्दी पर विराजते हैं, बैठते हैं, ठीक। तो इस तरीके से गुरु परंपरा, यहाँ पर आपने देखा कि अमृतसर की भी स्थापना होती है। अमृतसर को किसने बसाया था, रामदास ने। अमृतसर को रामदास ने, गुरु रामदास ने बसाया था। तो इस तरीके से मतलब ये देखा। फिर बाद में जो है पंजाब 12 मिसलों में बट जाता है। कितने मिसलों में, 12 मिसलों में, जिसमें मिसल का मतलब होते हैं छोटे छोटे जो है राज्य, छोटे छोटे राज्य नहीं कह सकते, छोटे छोटे समूह, टुकड़ियाँ जो राज्य कर रहे थे पंजाब राज्य में। अब ये सब क्या थे, पंजाबी ही थे, ये सब सरदार थे, पंजाबी थे, लेकिन ये सब छोटे छोटे सरदार गुट में, तभी तो इनको सरदार कहा जाता है। ये छोटे छोटे गैंग के क्या हो गए, सरदार हो गए। तो ये छोटे गैंग के सरदार हो गए। फिर इसी में एक गैंग था सुकरचकिया गैंग। गैंग मतलब जो है यहाँ पर, हाँ, सुकरचकिया मिसल, गैंग मतलब यहाँ मिसल कहते हैं, गैंग नहीं कहेंगे, मिसल कहेंगे इनको। तो यहाँ जो मिसल था कौन, सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल का एक बेटा निकल कर आता है जिसका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था, रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने जो है पूरे पंजाब राज्य को पुनः क्या किया, एकत्रित किया और एक पंजाब राज्य की क्या की, स्थापना की, पंजाब राज्य की स्थापना की रणजीत सिंह ने। तो इस तरीके से रणजीत सिंह का अंग्रेजों से डायरेक्ट कभी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रणजीत सिंह की सेना जो है उस समय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। अगर अंग्रेजों की एशिया की सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी उस समय, तो रणजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल था धीरे धीरे। तो अंग्रेज वो जानते हो ऐसे जगह, ऐसे छत्ते में हाथ डालते थे जहाँ पर मधुमक्खी जो है काटे ना, और जहाँ मधुमक्खी काटने वाला होगा वहाँ चालाकी से काम करते थे। तो बंगाल को इन्होंने तो देखा कि सब ऐसे ही है, अय्यास टाइप के राजा हैं, इनको सब जीत लो ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर लड़ाई नहीं किया डायरेक्ट, यहाँ पर जो है अमृतसर की संधि करते हैं। क्या करते हैं, अमृतसर की संधि। हाँ, 1809 में अमृतसर की संधि करते हैं रणजीत सिंह के साथ में। और ये कहा जाता है कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी को दोनों की सीमा मानी जाएगी, कि जो पंजाब है वो किधर रहेगा, सतलज नदी के पश्चिम साइड में, और पूरब साइड में अंग्रेज बैठे हैं, सतलज नदी। तो सतलज नदी को सीमा निर्धारित किया गया किसके, अमृतसर की संधि के साथ। और किसके साथ हुआ था, अंग्रेज़ों के साथ और रणजीत सिंह के साथ में, ठीक। और इसके बाद में देखते हैं पंजाब मतलब सिखों के साथ अंग्रेज़ों के 2 युद्ध होते हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इसका जो बेटा था दिलीप सिंह, कौन था, दिलीप सिंह। तो सिख राज्य का सबसे आखिरी शासक कौन था, दिलीप सिंह था। तो दिलीप सिंह अभी क्या था, अल्पवयस्क था, छोटा बच्चा था। तो उसकी माँ थी जिंदन या रानी जिंदा या जिंदन। तो रानी जिंदा या रानी जिंदन जो है उस अल्पवयस्क पुत्र के जो है क्या बनती हैं, संरक्षिका बनती हैं, माती संरक्षिका बनती हैं और यहाँ शासन करती हैं। तो उन्हीं के समय 2 आंग्ल सिख युद्ध थे। इनके साथ नहीं, रणजीत सिंह के साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है, राजा दिलीप के साथ में, राजा दिलीप सिंह के साथ में होता है। और जो उस समय नेतृत्व या संचालिका कौन थी, रानी जिंदल। तो 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। तो सिखों के साथ 2 आंग्ल सिख होते हैं। और 1849 ईस्वी में लास्टली जो है इसको हड़प लिया जाता है, किसको, पंजाब को। तो पंजाब को भी विलय कर लिया गया, अंग्रेज़ों ने मिला लिया कब, 1849 में। और यहाँ पर एक मज़े की बात क्या थी, एक वो था कौन सा हीरा था, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त करते हैं, दिलीप से प्राप्त करते हैं, राजा दिलीप से। और दिलीप को भेज देते हैं ब्रिटेन पढ़ने के लिए, मम्मी के साथ जाओ, तुम पढ़ाई वढ़ाई करो, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, राजा बनने की उम्र नहीं है। तो इंग्लैंड भेज देते हैं और हीरा कह देते हैं बेटा ये क्या करोगे, तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है, दोगे। तो उससे हीरा ले लेते हैं और हीरा भेज देते हैं ब्रिटेन। और वहाँ महारानी के मुकुट में बाकायदा जड़ दिया जाता है। आज भी वो महारानी की मुकुट की शोभा बढ़ाती है हीरा वहाँ की। तो ये कोहिनूर हीरा की कहानी वहाँ शुरू चली जाती। तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये कोहिनूर हीरा किसको मिलता है, रणजीत सिंह को मिलता है शाह सुजा से। किससे मिलता है, शाह सुजा, जो मध्य एशिया का एक क्या था, जो है शासक था, जो भारत आता है और शरण लेता है रणजीत सिंह के यहाँ लाहौर में। हाँ, और इसकी राजधानी कहाँ थी, रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। और धार्मिक राजधानी कहाँ थी, अमृतसर। धार्मिक राजधानी कहाँ थी, अमृतसर में थी।
तो इस तरीके से पंजाब राज्य की कहानी 1849 ईस्वी में ख़त्म हो जाती है और अंग्रेज उसे क्या कर लेते हैं, अपने राज्य में मिला लेते हैं। हड़प नीति के तहत उसे हड़प लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बारी बारी से हम लोगों ने देखा किस तरीके से धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने एक भारत में इस स्थायी राज्य की स्थापना की। व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, स्थायी राज्य को स्थापित करते हैं। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में जो है अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था, नीतियों का, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी। तो हमने एक प्रशासनिक नीति पढ़ी थी, ठीक है, प्रशासनिक नीति पढ़ी, उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने पढ़ा। ICS की जो है नियुक्ति होती थी, तो पुलिस प्रशासन और जो है पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों को कौन लॉन्च करता है, कॉर्नवालिस। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था का जन्मदाता, पुलिस प्रशासन और जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जन्मदाता कौन था, कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का क्या माना जाता है, जन्मदाता। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। आर्थिक नीतियों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो है कुछ कृषि जो है भू राजस्व नीतियाँ थी। आर्थिक नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, भू राजस्व नीति। 3 भू राजस्व नीतियाँ थी, कौन कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेके आता है, कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर था भारत के, कितने परसेंट पर, 19%, जिसमें बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र था, ये इन पे लागू हुआ था, ठीक है। तो 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था कौन, स्थायी बंदोबस्त। और सूर्यास्त का कानून कौन से बंदोबस्त में था, इसी में था, स्थायी बंदोबस्त में। सूर्यास्त का कानून हमने सब डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। और दूसरा क्या था, रैयतवाड़ी। इसमें स्थायी बंदोबस्त में जमींदार प्रथा स्थापित हुई। भाई रैयतवाड़ी, वो स्थायी बंदोबस्त का जो रिजल्ट आया, क्या आया, जमींदारी प्रथा स्थापित हुई। इसमें हाँ, इसमें स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के माध्यम से जो टैक्स वसूला जाता था, जो कि कितना होता था, परसेंट बता रहा हूँ, 10/11, ठीक है, हाँ, 90% के आसपास जो है टैक्स वसूला जाता था जमींदारों के माध्यम से। और जो दूसरा है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी में किसान को ही क्या माना गया, भूमि जमींदार माना गया, किसान को ही जमींदार माना गया, यानी रैयत मतलब किसान होता है। तो डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाता था। और ये सबसे ज़्यादा भारत में लगभग 51% अंग्रेजी भारत में ये लागू थी। कौन, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन है, मुनरो वगैरह है, रीड है, मुनरो है, हाँ रीड, ये किससे संबंधित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ठीक। तो सबसे अधिक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक ब्रिटिश भूमि पर कौन सी व्यवस्था लागू थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और तीसरी व्यवस्था कौन सी है, महलवाड़ी। महलवाड़ी का मतलब, महल का मतलब होता है गांव, महल का मतलब होता है गांव। तो गांव को ही क्या माना जाता था, एक इकाई मानी जाती थी। और गांव के ही मुखिया से क्या लिया जाता था, टैक्स। गांव का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था, जो आपका मुकद्दम होता था, मुकद्दम भी कहते थे उसमें मुखिया को। तो इन मुकद्दम से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। और मुकद्दम किनसे लेता था, गाँव के किसानों से लेता था। तो इस तरीके से जो है महलवाड़ी व्यवस्था, और ये कितने % पे लागू थी, 30% पे लागू थी, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था जो है क्या थी, अंग्रेज़ों की जो है भू राजस्व नीति थी। क्या थी, भू राजस्व। और इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भारत में क्या क्या किया, विऔद्योगीकरण किया। मतलब उन्होंने जो है, जो पुराने उद्योग थे, जो हमारे हस्तशिल्प थे, इन सबको क्या किया, ख़त्म किया। तो भारत से क्या हुआ, उद्योग खत्म हुए। विऔद्योगिक का मतलब होता है उद्योगों, जो पुराने उद्योग थे वो खत्म हो जाना और उसकी जगह नए नहीं लगाना, उसकी जगह नए नहीं लगाना। तो इसीलिए उसको कहते हैं विऔद्योगीकरण। तो विऔद्योगीकरण के कारण भारत में बहुत बेरोजगारी आई, ठीक है। जो जुलाहे थे वो बेरोजगार हो गए। तो इस तरीके से भारत में एक काफ़ी बेरोजगारी और इस तरीके से फैल गई, शिल्पी वैसे बेरोजगार हो गए। और इसके अलावा इन्होंने रेल का विकास किया, ठीक है। तो रेल के विकास में देखते हो कि पहली रेल किन के बीच में चली थी, 1853 में चली थी, मुंबई और थाने के बीच में। 1853 में मुंबई और थाने के बीच में पहली रेल चलती है। और रेलों ने क्या किया कि भारत का और ज़्यादा दोहन शुरू किया, भारत का और ज़्यादा तीव्र गति से दोहन शुरू किया, क्योंकि रेल फास्ट चलने लगे। और आंतरिक क्षेत्र से अंग्रेज़ क्या करते थे, जो है कच्चा माल ये सब इकट्ठा करके जल्दी जल्दी और इंग्लैंड भेजते थे, क्योंकि इस समय इंग्लैंड में क्या चल रहा था, औद्योगिकरण चल रहा था। देखो भारत में विऔद्योगिकरण हो रहा है, भारत के उद्योगों का विनाश हो रहा है, और इंग्लैंड में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। तो उन उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से जा रहा है, भारत से जा रहा है, ठीक।
तो इस तरीके से पूरी तरीके से भारत को बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए इन सब का आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जिसको बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। तो एक धन निष्कासन का सिद्धांत आता है, आर्थिक प्रभाव के कारण भारत से धन निष्कासन जाता है। तो सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उस किताब का? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये तो एक इन्होंने पत्र लिखा था, और एक बुक लिखी थी वो तो हाँ, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी किताब थी? दादा भाई नौरोजी की। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी किताब थी? आर.सी. दत्त की, रमेश चंद दत्त की। तो ये दो नाम याद रखने हैं, दादा भाई नौरोजी की और रमेश चंद दत्त। तो इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत पर जो है अपना किताबें लिखी और उस पर प्रकाश डाला। तो सबसे पहला प्रकाश किसने डाला था? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को ही क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत के जो है वयोवृद्ध नेता। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। तो इस तरीके से जो है ये इन्होंने आर्थिक जो है यहाँ पर कुछ इसका प्रभाव हम लोग देखें, आर्थिक जो है गतिविधियाँ थी। और ये सब कुछ मिल करके फिर लास्ट में क्या होता है? 1857 का विद्रोह होता है। ये सारी चीज़ें, हालांकि छोटे छोटे विद्रोह होते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे जो है टेस्ट के बाद पहले क्लास में, कि जो है किसान एक तरफ विद्रोह करते हैं, जनजातियाँ अलग विद्रोह करती हैं, और कुछ आम नागरिक कुछ अलग विद्रोह करती हैं। तो सब तरीके से पूरे भारत में कई विद्रोह होते हैं छोटे छोटे, कुछ 1857 के बाद भी होते हैं, कुछ 1857 के पहले भी होते हैं। तो इन सब विद्रोहों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इन विद्रोहों से प्रश्न आते हैं, ठीक। तो वो अभी हमने पढ़ाया नहीं है। तो इसके बाद जो 1857 का मुख्य विद्रोह होता है वो इन्हीं सब कारणों से होता है। भारत से आर्थिक दोहन होता है, यहाँ पर जो है सामाजिक सुधार बहुत भारी मात्रा में होते हैं, ठीक। सामाजिक सुधार में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला जो है कौन सा संगठन आया था? आर्य समाज। कौन सा संगठन स्थापित हुआ था? आर्य समाज। और आर्य समाज को किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पर स्थापित किया था? कलकत्ता में। आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज। सबसे पहला समाज, सबसे मतलब हाँ, सबसे पहला समाज कौन था? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज को स्थापित किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने स्थापित किया था? राजा राम। और ये कब स्थापित हुआ था? 1828 में। 1828 में आर्य समाज, ब्रह्म समाज कहाँ स्थापित हुआ था? बंगाल में, कलकत्ता में, ठीक। तो राजा राम मोहन राय ने जो है किसके साथ मिलकर के सती प्रथा को ख़त्म किया था? विलियम बेंटिक के साथ। विलियम बेंटिक जो उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अंत किया था, ठीक है। एक रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन आया था? रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 में जो है ये ख़त्म किया गया था, क्या? सती प्रथा 1829 में। और दूसरा महत्वपूर्ण संस्था कौन थी? आर्य समाज। आर्य समाज कहाँ स्थापित हुई थी? मुंबई में। मुंबई में किसने स्थापित की थी? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को कौन सा नारा दिया था इन्होंने? वेदों को ही ओर लौटो। कौन सा नारा दिया था? वेदों को ही ओर लौटो। और इन्होंने बहुत सामाजिक सुधार किया था, वेदों का पुनर्स्थापन किया था। इसीलिए इनको धार्मिक आंदोलन था एक तरीके से। तो इसीलिए इनको क्या कहा था? भारत का मार्टिन लूथर किंग। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा गया है? दयानंद सरस्वती को। क्योंकि इन्होंने भारी मात्रा में क्या किया था, जो है मतलब धर्म में जो है जो बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनको ख़त्म करके और भारत में जो है नई क्रांति, धार्मिक क्रांति लाई थी, जो वेदों की ओर लौटो, वैदिक पुनर्स्थापना की बात की थी। हाँ, तो इसीलिए इनको कहा गया भारत का मार्टिन लूथर। और वास्तविक मार्टिन लूथर किंग जो था इटली का एक धार्मिक जो है आंदोलनकारी था। इटली में कौन था? मार्टिन लूथर किंग। उसी के नाम पर दयानंद सरस्वती को भी कहा गया, मार्टिन लूथर किंग कहा गया। और इसके अलावा हमने देखा देव समाज, वेद समाज। वेद समाज किसने स्थापित की थी? धरालू नायडू ने, वेद समाज, ठीक है। और इसके अलावा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? न्यूयॉर्क में। भारत से बाहर कौन सी सोसाइटी स्थापित हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में, हाँ, 1875 में ही। मैडम ब्लावत्स्की और अलकाट महोदय और मैडम ब्लावत्स्की ने। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ खोला गया? अडयार में, मद्रास के पास में। कहाँ? अडयार में इसका मुख्यालय खोला गया, ठीक है। तो और उससे कौन जुड़ी? एनी बेसेंट जुड़ी। एनी बेसेंट की दो किताबें कौन कौन सी थी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इनकी दो किताबें थी। किसकी? एनी बेसेंट की। राजा राम मोहन राय की दो किताबों के नाम बताओ। दो पत्रिकाएं
कौन सी थी? मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में ही सती प्रथा का क्या किया है, उसमें जिक्र किया है। किसमें? संवाद कौमुदी में ही, कि भारत से सती प्रथा इस तरीके से हमने ख़त्म किया। तो ये किसमें जिक्र है? संवाद कौमुदी में ही जिक्र है। ठीक। और इसके अलावा हम लोगों ने साहित्य का विकास देखा, उसमें जो है पत्र पत्रिकाओं का भी विकास देखे थे। तो सबसे पहला जो पत्र था भारत का, कौन सा था? बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। किसने लॉन्च किया था? इसका संस्थापक कौन था? हिक्की। कौन था? हिक्की। बिक्की नहीं, हिक्की। ठीक है, पूरा नाम देख लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। और पहला जो है भारतीय जिसने जो है बंगाल गजट स्थापित किया था, कौन था? पहला भारतीय। ये तो हिक्की जो अंग्रेज़ था जिसने बंगाल गजट जो है बंगाल में लॉन्च किया था, इस संस्था मतलब उसका स्थापना की थी। और दूसरा एक था भारतीय था, जिसका क्या नाम था? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने ये भारतीय व्यक्ति होते हुए प्रथम समाचार छापा था। कौन? गंगाधर भट्टाचार्य। और हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? नहीं, अमृतसर नहीं। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका जिसको छापा था जुगल किशोर ने। किसने छापा था? जुगल किशोर ने। क्या नाम था? उदंड मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। तो ये हिंदी भाषा की पहली जो है मैगजीन थी, जो जुगल किशोर ने छापा था। किसने छापा था? जुगल किशोर ने। तो इस तरीके से बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ हैं, सब हमने पढ़ाया था, उसको सब आप रिवाइज कर लेना आज जा करके, इनमें से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है। और इसके अलावा जो है तो हम लोग कहाँ पहुँच रहे थे? अब 1857 के विद्रोह में। ये तो कुछ इनकी जो है साहित्यिक वो हो गए। और इसके अलावा जो है इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर जैसे सती प्रथा जो है राजा राम मोहन राय उससे संबंधित है। स्त्री शिक्षा से कौन संबंधित है? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह से भी कौन संबंधित है? ईश्वरचंद विद्यासागर। और डी के कर्वे। ठीक है। तो ये भी इन्होंने स्वयं विधवा से शादी की थी। ठीक। और स्त्री शिक्षा से संबंधित एक महिला थी, कौन सी थी? जिसने हाँ सरला चौधरानी थी। और इसके अलावा जो है पंडिता रमाबाई भी थी, जो विधवा आश्रम स्थापित किया था, शारदा सदन के नाम से विधवा आश्रम स्थापित किया था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? ठगी प्रथा। और ये सब पढ़ लेना। ठीक है। सदी ठगी प्रथा हुआ, और इसके अलावा एक जो है दास प्रथा हुआ, इन सबको अंत किया था। यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है। तो हाँ, और तो इस तरीके से 1857 का जो विद्रोह होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से। 10 मई कब से शुरू होता है? 10 मई 1857 से। और इसकी वास्तविक डेट क्या थी? 31 मई 1857 वास्तविक डेट थी। लेकिन प्रारंभ पहले ही हो गया, क्योंकि बैरकपुर में क्या हो गया था? मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों को गोली मार दी थी। ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी हो गई थी। 34वें जो है नेटिव इन्फेंट बटालियन का था, 34वें का बटालियन का था वो। कौन? मंगल पांडे। और उसका जन्म कहाँ होता है? बलिया में होता है। ठीक। तो उसने जो है 2 अधिकारियों की गोली मार दी, इसलिए मेरठ में ये चिंगारी फैलती है। और सबसे जो तत्कालिक कारण क्या था? रॉयल एनफील्ड नामक बंदूक में चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी, तो उसको इनकार कर दिया था मेरठ के सैनिकों ने। ठीक है। तो मेरठ के सैनिकों को क्या कर दिया गया? बर्खास्त करके उन्हें जेल में डाल दिया गया, सज़ा दे दी गई। और वहीं से 10 मई को क्या हो जाता है? आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद आंदोलनकारी कहाँ जाते हैं? दिल्ली। 11 मई को दिल्ली में पहुँचते हैं। और मुग़ल शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र। तो उसे क्या बनाते हैं? विद्रोह का नेता बनाते हैं। और 12 मई तक दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। फिर ये आंदोलन फैलता है कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ से कौन नेतृत्व करती है? बेगम हज़रत महल। बिरजिस कादिर उसका पुत्र था, अल्बैस, तो उसको झोला झप्पड़ा में बांध करके पीछे जो है थैला में लटका करके और घोड़े वो हाथी बैठ करके चल देती है। कौन? बेगम हज़रत महल। ठीक है। और जीनत महल किसका नाम था? जीनत महल कौन किसकी बीवी थी? बहादुर शाह जफ़र की। बहादुर शाह जफ़र को कहाँ निर्वासित कर भेज दिया गया था? रंगून। अरे याद रखा करो, मेरे पिया गए रंगून, ये गाना मैंने गाया था इसी पे। ठीक है। तो ये इसीलिए बीच बीच में कॉमेडी कर देता हूँ कि याद रहे। तो
मेरे पिया गए रंगून अब याद रखोगे ना, तो किसको, बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया और 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बेगम जीनत महल किसकी बीवी थी, इसी की बीवी थी। ठीक, लेकिन हाँ बहादुर शाह जफ़र की, लेकिन जो हजरत महल थी वो किसकी बीवी थी, वाजिद अली शाह की, वाजिद अली शाह की बीवी थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 1857 का विद्रोह लखनऊ से फिर कानपुर पहुंचता है, धीरे धीरे पूरे भारत में, उत्तरी भारत में फैल जाता है। कानपुर से कौन नेतृत्व करता है, धोंदू पंत या नाना साहेब, और तात्या टोपे भी आ मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है झांसी से कौन नेतृत्व करता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, फिर ग्वालियर पहुंच जाती हैं, तो ग्वालियर में भी कौन नेतृत्व करता है, झांसी की रानी, और वहीं कौन मिलता है इनको, तात्या टोपे भी मिलते हैं, तात्या टोपे भी वहीं मिल जाते हैं। ठीक है, और इस 1857 के विद्रोह की सबसे आखिरी महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तात्या टोपे को फांसी देना। 1859 में 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। और वही इस 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण आखिरी घटना थी, और विद्रोह वहीं पर पूरी तरीके से भारत से क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था, इलाहाबाद को। किसको बनाया था, इलाहाबाद को। और 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, बाबू कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह ने। और आपके मथुरा से किसने नेतृत्व किया था, देवी सिंह ने, मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलान करने के लिए आ सकती हैं परीक्षाओं में, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं मोस्टली। तो इस तरीके से जो है 1857 का विद्रोह सभी जगह मोस्टली दबा दिया गया। उसमें बहुत कुछ लोग मारे भी गए, जैसे लखनऊ में 3 लोग मारे गए थे। कौन कौन से मारे गए थे, नील, हैवलॉक और भूल गए, एक व्यक्ति और था, नील है, हाँ लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जो किले की जो है रक्षा कर रहा था। तो हेनरी लॉरेंस, नील हैवलॉक। तो प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में कौन मारा गया था, तो 3 लोग, नील और हैवलॉक और लॉरेंस। और दिल्ली में कौन मारा गया था, जॉन निकलसन। दिल्ली में कौन मारा गया था, निकलसन। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति कौन था, कैंपबेल था। कौन था, कैंपबेल, जिसने दिल्ली का भी विद्रोह दबाया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई हैं। ठीक, तो अब इसके बाद में स्थानीय विद्रोह छोटे छोटे जो हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से इतने में से पूरा रिवाइज़ करना आप जो है, और पेपर यहीं से सेट हुआ है, आपको उसी में देखने को मिलेगा।